मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री की आज मध्य प्रदेश के सिवनी और खंडवा में जनसभाएं। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। दिल्ली में दम घोंटू धुंध का कहर जारी। वायु गुणवत्ता की स्थिति बनी हुई है गंभीर। प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने का विकल्प। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 150 के पार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर इजराइल के कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन। वहीं अमेरिका ने गाजा में मानवीय युद्ध विराम की बात दोहराई, लेकिन कहा युद्ध विराम से हमास को फिर से संगठित होने में मिलेगी मदद। और क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। जानते हैं अब सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात चुनावी खबरों से जुड़ी हुई। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। बात अब छत्तीसगढ़ की, जिसमें पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार आज अंतिम दिन है और 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। और पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज राज्य में 2 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा सिवनी, दूसरी खंडवा में है। और दीपक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं सिवनी मध्य प्रदेश से। इस पर जानकारी के साथ, चुनावी शंखनाद दीपक हो चुका है, ऐसे में प्रधानमंत्री की आज 2 जनसभाएं हैं, किस तरह की तैयारी है? तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कि जो 5 विधानसभा राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर उल्टी गिनती है। और आज प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं हैं सिवनी और खंडवा में। लोगों से बात करने की, जनसंपर्क साधने की इन जनसभाओं में प्रधानमंत्री की कोशिश रही है और तमाम उम्मीदवारों के लिए हम कह सकते हैं वोट साधने की भी कोशिश होगी। और मध्य प्रदेश में बड़े उलटफेर को लेकर लगातार इस बारे में चर्चा हो रही है कि क्या इस बार भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर लगातार जो पुरजोर कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी कोशिश है कि वो अपने तमाम उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारक उतारकर वोट मांगे।
तो मध्य प्रदेश के बाद रुख अब करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां विधानसभा चुनाव में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। पहले चरण के चुनाव प्रसार थमने से पहले आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं करने वाले हैं। ये जनसभाएं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के कोटा विधानसभा और बिलासपुर जिले में मस्तूरी विधानसभा में होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण जो है उसमें बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीट और राजनांदगांव क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इससे पहले बीती 16 सितंबर को अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर और अररिया में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। बाद वर्ल्ड फूड इंडिया की नई दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और उसी के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आज आखिरी दिन। इस कार्यक्रम में देश सहित दुनिया भर से जो खाद्य उत्पाद हैं उन्हें प्रदर्शित किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की हालत इतनी खराब है कि सांस लेना दूभर हो गया। अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिनों तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं प्रदूषण के और गंभीर होने के आसार हैं। वहीं AQI को अगर देखा जाए तो 453 ये AQI जो है उसे मापा गया है। दिल्ली से लगे गाजियाबाद में 420, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो इसमें 466, वहीं नोएडा का अगर जिक्र करें तो 418, गुड़गांव में 407 AQI दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। और प्रधानमंत्री ने बमलेश्वरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की है। उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बमलेश्वरी मंदिर है ये, जो कि राजनांदगांव में स्थित है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। तो ये मंदिर, इसका विशेष आध्यात्मिक महत्व है। और आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो 1600 फीट की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां बलमेश्वरी मंदिर है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता धीरज। बमलेश्वरी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। राजनांदगांव के पास ये मंदिर स्थित है और यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करते हुए। जी बिल्कुल, आज सुबह प्रधानमंत्री यहाँ करीब 10 बजे पहुंचे हैं और 10 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री चंद्रागिरी जो जैन मंदिर है वहाँ पे पहुंचे हैं और वहाँ उन्होंने स्वामी जी से मुलाकात की है। संत भवन में उनकी स्वामी जी से मंत्रणा हुई है और उसके बाद उन्होंने स्वामी जी से कुछ मेडिटेशन के बारे में जानकारी ली है, उनसे योग और अध्यात्म के बारे में जानकारी ली है। जहां योग और अध्यात्म का दृश्य दिखता है वहां प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री की कितनी रुचि रही है योग में और उन्हीं की वजह से योग का पूरी दुनिया में फैलाव हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री उनसे मेडिटेशन के बारे में जानकारी ली, बहुत देर तक उन्होंने उनसे बातें की और चंद्रागिरी जैन मंदिर के बाद प्रधानमंत्री बमलेश्वरी मंदिर यहाँ पे अभी आए थे और बमलेश्वरी मंदिर में उनकी पूजा
पूरी हुई। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पे उनके साथ मौजूद थे अभी, जबकि तुरंत यहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ से निकले हैं। डॉक्टर रमन सिंह से हमने एक सवाल पूछा कि मंदिर आए थे तो इसका मंदिर में क्या मांगा, तो उन्होंने खुद के बारे में तो नहीं कहा कि खुद वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने जरूर कहा कि आज हम पूजा अर्चना यहाँ की है माता बमलेश्वरी देवी के मंदिर में, और हमने मांगा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का झुकाव जो शक्तिपीठ की तरफ होता है, देवी देवताओं की तरफ होता है, जहाँ भी वो जाते हैं पूजा अर्चना से नहीं चूकते हैं, तो यहाँ भी आकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और डोंगरगढ़ का ये जो बमलेश्वरी देवी मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है तो ये बिल्कुल हम मान सकते हैं कि ये मंदिर राजनांदगांव जिले का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ आकर्षण इसको आप कह सकते हैं। 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर हर दिन माँ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि इस मंदिर की ख्याति देश विदेश तक है और नवरात्र के दिनों में इस मंदिर में बहुत अहम आध्यात्मिक महत्व है। धीरज, अगर इस मंदिर के आध्यात्मिक इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो किस तरह से श्रद्धालुगण अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी कांक्षाओं के अनुसार माँ के चरणों में वंदन करने के लिए आते हैं यहाँ? धीरज, हमको आपको हमारी आवाज आ रही है? धीरज, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? की आवाज सुन रहा हूँ जी। धीरज, हम ये जानना चाह रहे थे कि इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व और आध्यात्मिक इतिहास क्या है, क्योंकि कई मान्यताओं के अनुसार दूर दूर से श्रद्धालुगण माँ के चरणों में वंदन और अभिनंदन के लिए आते हैं यहाँ। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर जानने की आप कोशिश करेंगे, ये इस मंदिर का इतिहास जो है वो काफी पुराना है, लगभग 2200 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। और जहाँ तक श्रद्धालुओं की बात है तो यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है। सालों भर यहाँ श्रद्धालु आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसे मान्यता कि यहाँ का जो साल का 2 बार साल में यहाँ 2 बार जो मेला लगता है, वो मेला भी काफी प्रसिद्ध होता है। और उस मेले में यहाँ पे आसपास के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कमलेश्वरी शक्तिपीठ जो है ये एक शक्तिपीठ भी है, और इस शक्तिपीठ का जो इतिहास है वो लगभग 2200 साल पुराना है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो प्राचीन समय में डोंगरगढ़ जो है वो उसकी वैभवशाली जो कामाख्या नगरी के रूप में इसको जाना जाता रहा है। और माँ बालेश्वरी के वजह से इस जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का इतिहास और भी समृद्ध और वैभवशाली रहा है। माँ बालेश्वरी की कृपा के कारण यहाँ के आसपास के जो लोग हैं यहाँ साल में 2 बार, जहाँ जैसे मेला लगता है, 2 बार यहाँ इकट्ठा होते हैं। और श्रद्धालु माँ जो शक्तिपीठ पे माँ बालेश्वरी मंदिर में अपनी याचना करते हैं, और उनकी ऐसा कहा जाता है कि शक्तिपीठ में लोगों की मनोकामना जो है वो पूरी होती है जी। और यहाँ पर मंदिर के पास क्षीर पानी नामक एक जलाशय भी है यहाँ पर, क्योंकि ये तीर्थ स्थल के साथ साथ एक आकर्षण भी है। जो लोग छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव आते हैं वहाँ पर यात्रियों के बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि अष्टमी के दिन खास तौर पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर ये जो मंदिर है, ये मंदिर चारों तरफ से जो वनों से आच्छादित है, और आप कह सकते हैं कि इसके 2 साइड से 2 तरफ से जो पहाड़ियां हैं, इसको कहा जाता है कि ये जो है माँ बालेश्वरी मंदिर है, इसको छोटा मंदिर कहा जाता है। इसके ऊपर भी एक मंदिर है, माँ बालेश्वरी का मंदिर। उस मंदिर तक रोपवे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, वैसे पैदल रास्ते से वहां पहुंचना मुश्किल होता है।
इस मंदिर के आसपास का जो इलाका है ये काफी खूबसूरत है, सुंदर झाड़ियां हैं यहाँ पे। और अगर आसपास के इलाके में आप देखेंगे तो कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटकों के लिए या कहते हैं जो हिंदू धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है। उसमें कई मंदिरों में लोग आते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और खास करके यहाँ की जो सांस्कृतिक जो विविधता है, यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है, सुंदर उपवन है, सुंदर झीलें हैं, नौकायन की भी व्यवस्था है। तो पर्यटकों के लिए भी ये स्थल जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वनों से आच्छादित है। उस लिहाज से भी यहाँ लोग सालों भर आते रहते हैं। हालांकि अगर माँ बलेश्वरी देवी मंदिर की बात करें तो जैसे कि जो 52 शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ यह भी है जी। और साथ ही साथ क्योंकि इस देवी शक्तिपीठ का जो इतिहास है वो लगभग 2200 वर्ष पुराना है, और साफ तौर पर इसीलिए जब तमाम महत्वपूर्ण सनातन कार्यक्रम जिसमें नवरात्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग विशिष्ट पूजन अर्चन होता है, लोगों के लिए विशिष्ट इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि उन्हें पूजा अर्चना करने में कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री ने भी पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की है। जी, यहाँ इस शक्तिपीठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्रधानमंत्री भी आज यहाँ पहुंचे, और ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, ये राजनांदगांव का इलाका है। और राजनांदगांव से यहाँ से ही जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से ही आते हैं, वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के साथ में वो भी माता के दरबार में आज हाजिरी लगाने के लिए आए और उन्होंने पूजा अर्चना की। जो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस शक्तिपीठ का विशेष महत्व है मनोकामना को लेकर। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने मन्नत मांगी। और जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि उन्होंने जो मन्नत मांगी है उसमें उन्होंने ये मांगी है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश का बने। चलिए ठीक है, बहुत अहम आप जानकारियां दे रहे थे। लगातार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ये जो मंदिर है यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। ये प्रमुख तीर्थ स्थल माना गया है, माँ बमलेश्वरी का मंदिर, जिसका इतिहास 2200 वर्ष पुराना है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत इतनी ख़राब है कि सांस लेना दूभर हो गया है। अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। अगले 3 से 4 दिनों तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और वहीं प्रदूषण और गंभीर होने के आसार हैं। अभी दिल्ली वायु प्रदूषण AQI 453 मापा गया। वहीं दिल्ली से लगे गाजियाबाद में 420, फरीदाबाद में 466, नोएडा में 418 और गुड़गांव में 407 AQI दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरीश निशाना जुड़े हुए हैं। गिरीश, प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हम एक जो स्मॉग की चादर है वो आसपास लिपटी हुई देख पा रहे हैं दिल्ली NCR के। किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा इससे निपटने के लिए? देखिए आंचल, देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता जो है इस समय बहुत खराब है। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं जब सड़कों पे हम उतरते हैं
तो दूर तक हमें 100 मीटर से ज़्यादा का दृश्य हमें नहीं दिखाई देता, यानी कि जो विजुअलिटी है वो क्लियर नहीं है सड़कों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का असर पूरी तरह देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कई मीटिंग की, बैठकें की, जिसमें तमाम विभागों के सचिवों के साथ अलग अलग विभागों के मंत्रियों को भी बुलाया गया और उनको समझाया गया है कि इस तरह से दिल्ली के अंदर एहतियातन तौर पर कदम उठाने हैं। और अगर अभी की ताजा बात की जाए, क्योंकि पहले 3 और 4 नवंबर को दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूलों की अवकाश दिया गया था, छुट्टी दी गई थी और सुझाव दिया गया था कि वे चाहें तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। लेकिन आज रविवार है, 5 नवंबर है। अब 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच तक दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो भी प्राइमरी स्कूल हैं, तमाम प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा अगर 6ठी से 12वीं क्लास की अगर बात की जाए तो उनके स्कूलों को भी जो भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन उनको भी सुझाव दिया गया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुख्य वजह वही है दिल्ली के अंदर खराब वायु गुणवत्ता। तो उसका असर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आंचल, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा गिरीश, हम इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है डीडी न्यूज पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच जारी संयुक्त गुरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का समापन हो गया। युद्ध सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में 23 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इस अभ्यास में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, दोनों देशों की सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस MDO की एक श्रृंखला को कवर किया था। इस श्रृंखला के तहत सामरिक अभ्यास और ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन और हेलीकॉप्टर जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजीज के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया था। इस अभ्यास में मलेशिया की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिकों और राजपूत रेजिमेंट के भारतीय कर्मियों ने एक दूसरे का सहयोग किया। नेपाल में शुक्रवार रात आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 के पार हो गई। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण ज़्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। कई गाँव मलबे में तब्दील हो गए। बात क्रिकेट की। वनडे विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने सामने होगी। जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम की नज़र टूर्नामेंट में लगातार 8वीं जीत पर होगी, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी टीम इंडिया और शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम रविवार को आमने सामने होंगी। ये मुकाबला कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है। इस विश्व कप में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम लगातार 7 मुकाबलों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है। अगर इस महामुकाबले की बात करें तो इस एल क्लासिको ऑफ क्रिकेट हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम ला लीगा की पॉइंट्स टेबल पे अगर कभी नज़र डालें, नज़र दौड़ाएं, तो जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना डोमिनेट करते थे यूरोपियन फुटबॉल में, तो हमेशा ये 2 टीमें शीर्ष पर नज़र आती थी। और यहाँ भी साउथ अफ्रीका और भारत जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है वो दोनों शीर्ष पर हैं। और अगर गेम की बात करें तो यहाँ पर भारत हम कह सकते हैं कि एक बार्सिलोना की तरह खेल रहा है। बार्सिलोना जो कि बहुत ही टेक्निकल फुटबॉल खेलती थी, टिकी टाका के नाम से उसको जाना जाता था, जिससे उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड यूरोपियन फुटबॉल को डोमिनेट किया। वही भारतीय टीम एक टेक्निकल क्रिकेट खेल के सभी टीमों को परास्त कर रही है। और रियल मैड्रिड की तरह जो है साउथ अफ्रीका वो खेल रही है। साउथ अफ्रीका जिस तरह से अपने विपक्षियों को ढेर कर रही है, उनका मुकाबला देखें तो 7 में से 5 मुकाबले में उन्होंने 300+ स्कोर लगाया है। तो रियल मैड्रिड भी जब भी अपनी टीमों को हराती थी एक बड़े अंतराल से हराती थी। दक्षिण अफ्रीकी टीम का इस विश्व कप में अब तक का प्रदर्शन भी शानदार रहा है।
ये टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के मिशन पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। अंक तालिका की बात करें तो ये टीम पहले पायदान पर स्थित भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि इस टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में 90 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 50 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि भारत को 37 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। वनडे विश्व कप में दोनों के बीच अब तक 5 बार आमना सामना हुआ है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका ने 3 और भारत ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं। भारत इस मैच को जीतकर अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगा, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजर जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने पर होंगी। क्रिकेट के इस महामुकाबले में 2 दिग्गज टीमें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बैटिंग से सबका दिल जीता, तो भारतीय गेंदबाजी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे है। जिस तरह से सियाज, बुमराह और शमी ने बॉलिंग की है, किसी भी विपक्षी टीम के लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनके पास क्विंटन डिकॉक और क्लासन जैसे बैट्समैन हैं, और यह मुकाबला सिर्फ एक टॉप ऑफ द टेबल बैटल न होकर एक सुप्रीमेसी, विश्व क्रिकेट में कौन श्रेष्ठ है, उस मायने से काफ़ी अहम है। कैमरा पर्सन सेंथिल कुमार के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, कोलकाता। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।